नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अरिहंत पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन का एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे मानते हैं कि केवल यार इसको पढ़ते समय हमें इन ऑन एट का ही यूज पढ़ना है, लेकिन जब एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में इससे रिलेटेड भिन्न भिन्न क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तब बच्चे को असलियत में पता चलता है कि इसकी कितनी लेंथ है, कितना बड़ा टॉपिक है और क्या क्या समस्याएं झेल सकता है एक विद्यार्थी इस टॉपिक के अंदर। तो आज हम इसकी हर एक सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयास कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये एक टॉपिक जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में अपना महत्व रखता है वो किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें फोकस करनी, कितना बड़ा सेक्शन है, किस किस चीज के यूसेज पढ़ने, कहां पर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कहां पर प्रीपोजिशन आना अनिवार्य है, ये सब चीजें सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टिल द लास्ट। एग्जाम विद अरिहंत ओनली स्टॉप, जहां पर आप ये सभी चीजें सीखेंगे बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं आज का, प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से पता चलता है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो एक वर्ड बनता है प्री और दूसरा वर्ड बनता है पोजीशन। अब प्रीपोजिशन यानी कि साधारण शब्दों में कहा जाए तो वे सभी शब्द जो संज्ञा की पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, उन सभी शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। कहने को साधारण परिभाषा है, लेकिन क्या ये हमेशा संज्ञा की ही पोजीशन दिखाते हैं? तो ये एक सवाल है। याद रखना बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वर्ब का ऑब्जेक्ट से संबंध दिखाते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विशेषण के साथ फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ा टॉपिक आता है। मोटा मोटा तौर पर यानी कि ओवरऑल अगर हम व्यू देखें, ओवरऑल व्यू में हम इस पूरे टॉपिक को प्रीपोजिशन को तीन हिस्सों में बांट देते हैं। पहला वर्ड आता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन जो बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी प्रीपोजिशन है जैसा कि आप हमारे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अबाउट, इन, ऑन, अगेंस्ट, अमंगेस्ट, बीनीथ, बियॉन्ड, ऑफ, ऑन, राउंड। सेम इसी प्रकार से और भी हैं, अक्रॉस, अमिस्ट, बिफोर, बिसाइड, डिस्पाइट, इन, ऑफ, विद, आफ्टर, अराउंड, बहुत सारी। इन सभी प्रीपोजिशंस को पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो होती हैं काफी ज्यादा यूज करती हैं, काफी ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं। कई जगहों पर ऐसे वर्ड्स भी दिखाई देंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये तो बट लिखा है, बट तो कंजंक्शन होता है, सर ने तो गलत लिख दिया। नहीं भाई नहीं, यही तो गलती रह गई। बट का इस्तेमाल एक्सेप्ट वाली फॉर्म में किया जाता है जिसका अर्थ होता है के बिना, के अलावा। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तब हमें समझ में आता है कि बट जो है एक्सेप्ट की जगह यूज होता है। याद रखना बचपन में हमने पढ़ा होगा आपने, या फिर हमने पहले भी पढ़ा है, नथिंग बट करके, नथिंग बट, एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हर। ऐसे शब्द आपने सुने होंगे जिनका इस्तेमाल किया जाता है तो केवल और किया जाएगा केवल और केवल एक परिस्थिति में, वो भी एक्सेप्ट वाली परिस्थिति में। तो इन सभी प्रीपोजिशंस को यदि डेप्थ में पढ़ना हो तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एप्लीकेशन पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती हैं वो मिलती रहें और सभी विद्यार्थियों के पास में पर्याप्त रूप से एग्जैक्ट कंटेंट पहुंचता रहे। तो पहला प्रीपोजिशन का सेक्शन आपके सामने आता है जिसमें अराउंड हमारे पास में करीबन 40 के आसपास प्रीपोजिशन हमने लिखी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जैसा कि हर बार मिलती है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा पॉइंट आता है प्रीपोजिशन के बाद यदि बात की जाए तो दूसरा आता है एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन। ऐसी प्रीपोजिशन जो एडजेक्टिव हैं लेकिन यूज होती हैं प्रीपोजिशन की तरह, लेकिन क्या है? एडजेक्टिव है। ये बात ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन की तरह यूज होती है, ये एक बन गई एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन। जैसे हमारे पास में वर्ड आता है कंसर्निंग, despite, accepting, including, bearing, worth,
कंसिडरिंग, लाइक, फॉलोइंग, पेंडिंग, अनलाइक, नियर, एक्सेट्रा। अब बच्चा कहेगा सर ये प्रीपोजिशन तो हमने बुक में देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं ये प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन है। जब आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिक लेवल की प्रीपोजिशन पढ़ के बच्चे को आगे भेज दिया जाता है। जब आप इसी के बाद में जब बैंकिंग एग्जाम को फोकस करते हैं तो इसमें कंपाउंड यानी एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन भी दिखती हैं। इसके बाद में जब बैंकिंग के अलावा आप एनडीए के एग्जाम देखते हैं तो उसमें टॉपिक की गहराई और बढ़ती चली जाती है। जितना डिफिकल्ट पेपर होता जाएगा उतना ही ज्यादा एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको लेवल के अनुसार यदि पढ़ना हो तो एक एक चीज को ध्यान से कंसेप्चुअली सीखते जाइए, काम बनता जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। यानी एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन वो होता है यानी आईएनजी हटा दो या इन के साथ में तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे, वो प्रीपोजिशन नहीं रहेंगे। ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहें या ऐसी प्रीपोजिशन कहें जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग दो वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक वर्ड आया एज और एक वर्ड आया फॉर। एज फॉर एक प्रीपोजिशन बना, प्रीपोजिशन के बाद एज टू ये दूसरा प्रीपोजिशन बना। तीसरा अपार्ट का प्रयोग करके हमने फ्रॉम का इस्तेमाल कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दो वर्ड्स को जोड़कर एक प्रीपोजिशन बना दिया। ऐसे ही अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बिकॉज होता है कंजंक्शन लेकिन ऑफ जुड़ गया बिकॉज ऑफ, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बन गया। ओइंग टू बनता है जैसे आपने सुना होगा ड्यू टू, तो ओइंग टू। डिस्पाइट के बाद में इन व्यू ऑफ, in spite of, in comparison to या in comparison के बाद में अगला वर्ड आता है as to, along with, due to, out of, such as, बहुत ज्यादा यूज होता है such as, ये बात ध्यान रखिएगा। इंस्टेड ऑफ, विद इन, विद इन के बाद में अगला वर्ड आता है हमारे पास में, विद इन के बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में बाय मीन्स ऑफ, ऑन द अकाउंट ऑफ, अप टू, टुगेदर विद, और उसके बाद में आता है ऑन टू। बच्चा ये जो इन है ये असलियत में इन स्पाइट ऑफ के साथ जुड़ने वाला वर्ड है जो यहाँ पीछे बाय मिस्टेक थोड़ा सा टाइपिंग का एरर रह गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखना जरूरी है। हल्की फुल्की माइनर टाइपिंग की मिस्टेक को अवॉइड करना है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। ये जो पीछे बोर्ड पर कुछ वर्ब्स लिखी है मैंने, दिखाई दे रही होंगी। जैसे हमारे सामने कौन कौन सी वर्ब है यहाँ मैं देख सकता हूं मेरे सामने स्क्रीन पर। इन्वेस्टिगेट, स्ट्रेस, कंसीडर, अकंपनी, अटैक, एश्यू, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद में कंसर्न, डिस्कस, रिजेंबल, इन सब के साथ के प्रीपोजिशन नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चा ऐसे ऐसे दिखाई देंगे जिसके अंदर हमें लगेगा जरूर कि यार यहाँ पे तो कुछ आना चाहिए, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भैया सर ने तो बता रखा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन तो आता ही नहीं है। जब प्रीपोजिशन आता ही नहीं है तो दबाव किस बात का, किस बात को सोचना है? बने रहिए, सीखते रहिए, काम बनेगा, लिखते रहिए, ये जरूरी है। ऐसी लिस्ट आपको जल्दी से मिलने नहीं वाली है, केवल और केवल एग्जाम विद अरिहंत के चैनल पर ही मिलेगी। ये सारी चीजें, बात ध्यान रखिएगा। तो वर्ड है हमारे पास में ऑर्डर, comprise, demand, resign, resist, affect, crave, ensure, pervade, obey, violate, reach, invade, ऐसी verbs हैं जिनके बाद में preposition नहीं आता है। खैर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सीख लिया कि प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन चलिए अब जानते हैं थोड़ा बहुत आपके साथ में मिलकर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि असलियत में क्या प्रीपोजिशन छोड़ना है, क्या प्रीपोजिशन लगाना है, कहां फोकस करना है, कहां फोकस नहीं करना। तो पहले उसको सीखते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन देखना है तो भाई आपके सामने क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है, क्या है पहला क्वेश्चन? हम आपके सामने हर एक एग्जाम के बेसिक लेवल को लेकर चल रहे हैं। तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि हम एलडीसी के कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एलडीसी के कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो एलडीसी के क्वेश्चन देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे बात बनेगी भाई, एकदम से तो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे ना, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं भाई, हर वर्ड को धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड है नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नदिका जो है इस समय अतीत की गलतियां या अतीत की मेमोरीज, यादगार याद करने में
खोई हुई है, लगी हुई है, अपनी पुरानी बातों को याद कर रही है। अब पुरानी बातों को याद किया जाता है, कभी कभी हम खुश होकर याद करते हैं, कभी कभी हम दुखी होकर याद करते हैं, लेकिन याद जरूर करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड आया। अब बच्चा जो सोचेगा कि डायरेक्टली प्रीपोजिशन को ढूंढो, लेकिन सच्चाई में आपको प्रीपोजिशन ढूंढने से पहले आने वाली वर्ब को फोकस करना कंपलसरी है। आने वाली वर्ब को फोकस करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? अनिवार्य इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, कौन सा सेक्शन आएगा जिसके साथ आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वर्ब पर आधारित आने वाले फ्रेजल को देखेंगे, आने वाली वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन को देखेंगे तो ही उत्तर बनेगा। अब म्यूजिंग के बाद में केवल एक मेमोरी नहीं है, एक पॉइंट नहीं है जिस पे रुका हुआ है, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी मेमोरीज है। तो उसमें आप बात करें तो लगभग काफी सारी चीजों के लिए उन पर ओवर का यूज करते हैं। म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब यहां पर इस तरीके का सवाल जब भी हमारे सामने आता है, इस तरीके का सवाल जब भी हमारे सामने आता है तो बच्चा क्या करता है? बच्चा केवल और केवल फोकस करता है। बच्चा केवल और केवल फोकस करता है। किस चीज को फोकस करता है? बच्चा फोकस करता है केवल प्रीपोजिशन को। लेकिन आपको उसकी सेंटेंस में यूसेज और पहचान के साथ साथ उसके बाकी कंसेप्ट को भी फोकस करना अनिवार्य है, तभी जाके उत्तर सही बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कहता है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है, ऑन माय रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, लंबी छुट्टियों के बाद व्यक्ति बाहर आया है, वापस आया। आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा काम, मुझे करना पड़ेगा, संपूर्ण करना पड़ेगा बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, लंबी छुट्टियों के बाद मुझे बराबर पहुंचना पड़ेगा। जितने दोस्त आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ साथ मुझे उनके बराबर पहुंचना पड़ेगा, तभी वर्ड बनेगा। क्या वर्ड बनेगा? तभी वर्ड बनेगा, तभी बराबरी बनेगी, काम पूरा होगा। तो पहला वर्ड है कैच ऑन। कैच ऑन होता है उस डेट को पकड़ना, उस डेट को मिलना। नेक्स्ट वर्ड आता है कैचअप। कैचअप होता है उस लेवल तक पहुंचना जिस लेवल पर आगे पहुंच चुके हैं लोग। मेकअप होता है दिमाग को तैयार करना। टेकअप होता है बेसिकली टेक योर एवरीथिंग अप। तो ऐसे में वर्ड बनता है, क्या बनता है? कैचअप बनता है। कैचअप का मतलब होता है, यहाँ पे एक कैचअप आप जो हिंदी में समझते हैं वो कैचअप टमाटर सॉस का वर्ड होता है, लेकिन उसकी कैचअप का स्पेलिंग KETCH होता है। यहाँ पर कैच CATCH है। कैच का मतलब होता है उस बराबरी तक पहुंचना, उस लेवल तक पहुंचना जिस लेवल के बाद आपको इससे रिलेटेड बराबर का एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा कि भैया इस लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो कैचअप विल बी द राइट आंसर। अगला वर्ड आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ही हेल्ड डैश पैशनेटली। हेल्ड होता है किसी काम को करवाना, किसी कार्य को करना। ही हेल्ड डैश पैशनेटली। अब जब भी हमारे सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि क्या होना चाहिए भाई? अब कहता है किसी कार्य को करना। अब हेल्ड के साथ में याद रखेगा सदैव ऑन का प्रयोग होता है। ही हेल्ड ऑन, किसी काम पर अड़ जाना, हेल्ड ऑन शुरू कर देना। पैशनेटली का मतलब होता है पूरे पैशन के साथ। पैशन कहते हैं जिस कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं, जिस चीज को जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो वहां वर्ड आता है पैशनेटली का। याद रखना, हेल्ड ऑन कंप्लीट वर्ड है। हेल्ड ऑन हम तब यूज करते हैं जब किसी कार्य का होना होता है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर गिव्स अस मैनी एग्जाम्पल। टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। टू के बाद में डैश द आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम। टीचर ने ढेरों एग्जाम्पल दिए ताकि जो छुपे हुए आइडियाज हैं वो हमारे को बताए जा सकें। तो बहुत सारे आइडिया, छुपे हुए पॉइंट्स बताने की कोशिश करी। तो हमारे पास में छुपे हुए पॉइंट्स बताने के लिए यहां पर सारे के सारे वर्ड जो हैं ये वर्ब के साथ जुड़ी हुई प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। जब वर्ब के साथ छुपी हुई प्रीपोजिशन लेकर आते हैं तो बच्चा ऐसे में वर्ड बनता है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली आप कंडीशनली यूज करते हैं विद अलग पैटर्न या डिफरेंट मीनिंग के साथ। तो कहता है टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ताकि वो समझा सके, ताकि वो हमारे सामने ला सके
हिडन आइडिया को कंटेन इन द पोएम। तो सही आंसर बनता है ब्रिंग अबाउट। सही आंसर बनता है ब्रिंग अबाउट। सही आंसर बनता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को सामने लेकर आना, रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना हिडन आइडियाज को, हिडन आइडियाज को प्रेजेंट करना वर्ड बनेगा। अब बाकी प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब और भी सारे हैं, याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब की एक कंप्लीट लिस्ट है। इस लिस्ट के लिए हम एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे, एक लाइव क्लास बना के देंगे ताकि बच्चे उसको बार बार देखकर बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास करें। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है शी स्टूड, वो खड़ी हुई थी, डैश द क्राउड क्वाइट अमेज, यानी कि क्राउड के सामने खड़ी हुई थी, क्राउड के साथ खड़ी हुई थी, क्राउड के बीच में खड़ी हुई थी, क्राउड के साथ खड़ी हुई थी, क्वाइट अमेज, सब हैरान थे पूरी तरीके से। तो अब अगर बात की जाए भीड़ के साथ, यानी लोगों की भीड़ में वो साथ खड़ी हुई थी, तो विद इन हो नहीं सकता। विद इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई कंडीशन दिखाते हैं। कंडीशन का मतलब परिस्थिति दिखाते हैं। विद इन दीज कंडीशन कहते हैं ना, इन परिस्थितियों के होते हुए, ये नहीं हो सकता। इनटू होता है चेंज इन पोजीशन, इनटू का प्रयोग करते हैं चेंज इन पोजीशन। जब भी आप स्थिति या परिस्थिति में परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं इनटू का। जैसे आपने कहा, आपने कोई चीज देखी, आपने कहा कि भाई मेंढक जो था, फ्रॉग जो था, जंप करता है बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जंप करता है, तो फ्रॉग जंप, जंप के बाद क्या आना चाहिए इनटू, इनटू बाहर से अंदर जंप कर रहा है, तो फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। इनटू का प्रयोग किया जाता है जब आप कहना चाहते हैं बाहर से अंदर, तो इनटू भी नहीं आएगा। भीड़ के अंदर अगर लगाना चाहते तो इन भी नहीं होगा, क्योंकि इन दिखाता है कोई चीज जो पूरी तरीके से बंद हो, तो इन आता है। सही उत्तर बनेगा अमंग। सही उत्तर बनेगा, क्या बनेगा? सही उत्तर बनेगा अमंग द क्राउड। अमंग द क्राउड, पूरी भीड़ के साथ में खड़े होना, भीड़ के बीच में खड़े होना, याद रखिएगा। दो लोग होते हैं तो बिटवीन आता है, दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है He is indifferent alike। indifferent alike सबसे पहला वर्ड आता है indifferent। indifferent का मतलब होता है बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। तो he is indifferent alike। alike यानी जैसे कि एक जैसा हो। to praise all blames, to praise all blames। he is indifferent alike to praise all blame। alike के साथ वर्ड आता है। वैसे indifferent अगर आए, different आए तो different के साथ from आता है, मैं जानता हूं। different के साथ from आता है, मैं जानता हूं, लेकिन यहां indifferent है। indifferent के साथ इन्होंने alike लगाया, और alike के साथ में यूज होता है, क्या यूज होता है? alike to का यूज होता है। indifferent alike to praise and blame। अगला सवाल देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट वर्ड है, ये हमारा पीछे जो वर्ड था ये एडजेक्टिव वाली फ्रेज थी हमारी। किंग जॉर्ज 5, ये बेसिकली अपने पास में लिटरेचर का पैटर्न है, लिटरेचर का पार्ट है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने किंग के बारे में बहुत सारी लाइन लिखी है, बहुत सारी स्टोरी लिखी है। हालांकि ये जॉर्ज है, किंग जॉर्ज है, ये बात ध्यान रखिएगा। किंग जॉर्ज 5। एक्सेशन, एक्सेशन कहां था? एक्सेशन था पूरा कब्जा था, कब्जा था, थ्रोन पर था, थ्रोन पर था, राज्य पर था, तो टू द थ्रोन। एक्सेशन था, एक्सेशन किस पर था? डायरेक्शन, लोकेशन बतानी है, तो टू का यूज होगा उस तरफ, उस चीज पर था। तो टू द थ्रोन वाज सेलिब्रेटेड बाय या विद ग्रेट पॉम्प। पॉम्प होता है खुशी या उत्साह के साथ में। याद रखिएगा फॉर का इस्तेमाल यहां पर किसी भी वाक्य में बच्चा जी फॉर का इस्तेमाल होता है, तो फॉर सदैव पर्पज को दर्शाता है, किसी उद्देश्य को दर्शाता है। विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के साथ या संगति की बात करते हैं, साथ या संगति की बात करते हैं कि व्यक्ति ने काम किया, व्यक्ति ने काम किया, उन लोगों के साथ मिलकर कार्य किया, उन लोगों की संगति में काम किया। तो जब हम बात करते हैं साथ या संगति की, साथ या संगति की, तो हम विद का प्रयोग करते हैं, तो हम विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अगेंस्ट। किसको कहते हैं? अगेंस्ट होता है विरुद्ध या विपरीत, विरुद्ध या विपरीत। जैसे मैंने कहा किसी चीज के विरुद्ध, विरोध यानी विरोध में अपोजिट को दिखाना है। जैसे मैंने कहा कोई चीज अपोजिट है, यूं अपोजिट उस पर अटकी हुई है, अपोजिट अटकी हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में, हैंगिंग पोजीशन, तो अगेंस्ट का यूज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बनेगा 2। क्वेश्चन नंबर 9। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट।
वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। यानी कि सवाल हमारे पास बहुत सिंपल सा है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हम सारे इंडिग्नेंट होता है विरोध, विपरीत या किसी चीज के अगेंस्ट होना। इंडिग्नेंट कहते हैं किसी चीज के विरोध में होना, विपरीत में होना किसकी चीज के। अब जो मुसीबत आई है उस पर, उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, तो एट सिचुएशन को दिखाता है। एट किसको दिखाता है? सिचुएशन को दिखाता है। एट द इनजस्टिस, किस परिस्थिति पर, हम उसके विरोध में किस चीज से इंडिग्नेंट है, नाराज है, निराश है, उदास है, किस बात पर है? एट का बात आती है द इनजस्टिस डन टू हिम। इनजस्टिस जो भी उसके साथ हुआ। बच्चा फोर साथ या संगति के लिए, संबंध दर्शाने के लिए फोर होता है, इसलिए फोर नहीं आ सकता, इसलिए फोर नहीं आ सकता, फोर ऑफ नहीं आ सकता। फोर दिखाता है किसी चीज का पर्पज या समय। अब ना तो यहाँ पर्पज है ना ही समय, टू हो नहीं सकता, तो एक ही वर्ड आएगा, एट का यूज होगा। बहुत सारी वर्ड आती हैं। अब यहाँ पर बच्चे को सबसे पहले इस इंडिग्नेंट का मीनिंग जानना जरूरी है। जब तक उसे इंडिग्नेंट का मीनिंग नहीं पता होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, कौन सा फ्रेज आएगा और क्या आएगा। जब तक नहीं पता तो वो अटका रहेगा, नहीं पता तो वो अटका रहेगा। अटका रहेगा ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको यूज करना है सही प्रीपोजिशन का। ये वे क्वेश्चन है जिनका काफी अच्छा लेवल रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिस्टर ऑबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क। मिस्टर ऑबी ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ काम में बिता दी, काम में बिता दी। अब आपने कई बार सुना होगा माय ब्रदर इज इन आर्मी, माय ब्रदर इज इन आर्मी। कई बार एक सेंटेंस पढ़ते हैं, हम बोलते हैं माय ब्रदर इज इन पुलिस। इन पुलिस मतलब किसी कार्य में सेवा दी, कार्य में सेवा दी। जब आप ऐसा वर्ड बोलते हैं इन पुलिस, इन जॉब, इन वर्क, तो ऐसे में जब आप बोलते हैं इन, तो इनका मतलब होता है कि किसी काम में व्यस्त रहना, किसी काम में पूरी तरीके से डूबे रहना। तो मिस्टर ऑबी पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क। पूरी की पूरी लाइफ, पूरा का पूरा टाइम पीरियड, पूरा का पूरा टाइम पीरियड उन्होंने किस पर बिता दिया? काम पर बिता दिया, काम पर बिता दिया। यानी कि उन्होंने जो भी कार्य किया, जो भी कार्य किया, सब कुछ उन्होंने हमेशा काम की बात करी। बहुत सारे फिक्स फ्रेजेस है, हालांकि ऑन ड्यूटी का यूज होता है, हालांकि ऑन ड्यूटी का यूज होता है, ऑन ड्यूटी का भी यूज होता है, बाकी वर्ड्स का भी यूज होता है। लेकिन 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 उस व्यक्ति ने पूरा समय किसमें बिता दिया? ड्यूटी पर बिताया, जॉब पर बिता दिया, ड्यूटी पर बिता दिया, जॉब पर बिता दिया। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन वर्क। जैसे कहते हैं ना आई एम बिजी इन समथिंग, जैसे हम कहते हैं आई एम बिजी इन समथिंग, बिजी इन समथिंग हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि हम किसी वर्क को दिखाते हैं अपने काम के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। अब ये यहां पर बच्चा सवाल पढ़ेगा, कंफ्यूज होगा, कहेगा या तो प्रीपोजिशन आना ही नहीं है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, अब प्रीपोजिशन इसमें एक्चुअल में नहीं है। चार वर्ड है यहाँ पे, बट एक एक्सेप्ट की फॉर्म में आता है, बाकी कोई कंजंक्शन नहीं है। अब दूसरा वर्ड एक ही बनता है जहां पे आप एंड का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बाय मिस्टेकन एक क्वेश्चन कंजंक्शन का दे दिया, याद रखना कहीं पर। बट अगर कंजंक्शन की जगह आता है तो ये कंट्रेरी सिचुएशंस को दिखाता है। कंट्रेरी सिचुएशंस का मतलब क्या होता है? कंट्रेरी सिचुएशंस का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास। Whenever you want to say she is honest but lazy, बहुत ईमानदार है लेकिन आलसी है, बहुत ईमानदार है लेकिन आलसी है। ऐसे वर्ड्स के लिए आप किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं, जब आप इक्वल पेयर्स को दिखाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड जो होता है ये इक्वल पेयर्स दिखाता है, समान सिचुएशन दिखाता है जब हम नॉर्मली इक्वल पॉइंट्स की बात करते हैं। येट होता है बावजूद वाली सिचुएशन। येट एक तो टाइम दिखाता है, उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया, दे हैवंट डन देयर वर्क येट, अभी तक। येट का मतलब क्या हो गया? अभी तक। लेकिन यहां पर जो येट है ये बेसिकली अभी तक वाले सेंस में नहीं निकल रहा है। यहां पर जो येट है ये किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है? येट यानी एग्जाम्पल दिखा रहा है टाइम के लिए कि अभी तक इन्होंने काम नहीं किया। ये कंजंक्शन का पेयर है। सो का इस्तेमाल दो ही परिस्थितियों में था, या तो सो एज का इस्तेमाल होगा या सो दैट का इस्तेमाल होगा, दोनों ही परिस्थिति नहीं है। तो एक ही पेयर सही बनता है और वो है एंड का।
कुछ क्वेश्चन देखते ही लगता है कि यार ये तो मैं धुआं उड़ा दूंगा, देखते ही उड़ा दूंगा, और बाद में जब हमारे को उसी क्वेश्चन का रिजल्ट देखने को मिलता है, जब बाद में हमारे को सेम क्वेश्चन का रिजल्ट देखने को मिलता है, तो हमारे सामने एक बड़ी परिस्थिति आ जाती है। तो एक सामने बड़ी परिस्थिति आ जाती है, और वो परिस्थिति क्या है बच्चा? वो परिस्थिति ये है कि बच्चे के सामने ढेरों क्वेश्चन है, बच्चे के सामने ढेरों क्वेश्चन है, और आंसर उसे जानना है सभी क्वेश्चन का, आंसर देना है उसे सभी क्वेश्चन का। ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चा फंस जाता है कि सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। तो चिंता नहीं करनी है बच्चा, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को समझना है बच्चा। प्रीपोजिशन का कंसेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि बहुत आसान है, हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे, लेकिन पता क्या बात होती है, जब सवाल सामने आता है तब हमें आधे से ज्यादा शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होता। आधे से ज्यादा शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें सोचते हैं यार इसका तो मीनिंग यही होगा, जैसे इंडिग्नेंट वर्ड आ गया, एगोनी जैसे वर्ड आ गए। अब जैसे ऐसे जैसे वर्ड आते जाएंगे, जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे, आपके सामने समस्या बढ़ती जाएगी। तो चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। दो चीजें याद रखना, प्रीपोजिशन सीखना है तो एडजेक्टिव का पर्याप्त नॉलेज चाहिए, एडजेक्टिव का पर्याप्त नॉलेज चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गांधी जी विल डैश, गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री, गांधी जी इतिहास में बने रहेंगे, इतिहास में बने रहेंगे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, यानी ऐसे व्यक्ति की तरह हमेशा रहेंगे, हमेशा याद रखे जाएंगे, जिन्हें एक बार को हम क्या कहते थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन कहते थे, कि इनसे बराबर कोई व्यक्ति नहीं है। अब वो बात अलग है, इतिहास को परिवर्तन या किया गया या किया जो भी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि गांधी जी को याद किया जाएगा, अब हमेशा इतिहास में लिखे रहेंगे, यानी इतिहास कितना भी जाएगा अलग होगा, तो वर्ड आता है गो डाउन। गो डाउन होता है ऑलवेज रिमेन इन द मेमोरी, ऑलवेज रिमेन इन द मेमोरी, यानी कोई व्यक्ति आपकी याद में, कोई व्यक्ति आपकी बातों में आपके साथ हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो वहां पर हम यूज करते हैं गो डाउन। गो ऑन एक वर्ड है, किसी काम को चलते रहने देना। गो ऑन होता है किसी काम को चलते रहने देना, कंटिन्यूअस रहने देना, तो चलते रहने देना, चलते रहने देने को हम कहते हैं गो ऑन। गो डाउन याद रखना, जैसे कहते हैं ना भाई लिखा गया मेमोरी के अंदर, अभी इतिहास में भूला नहीं जाएगा। ऐसे ही गो थ्रू होता है किसी चीज का एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा करना, किसी चीज को पर्याप्त तरीके से पढ़ना। जैसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि पेपर क्वालिफाई करना है तो सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ेगा। गो थ्रू का मतलब पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा, पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा। पूरी तरीके से सीखने के लिए आपने वर्ड यूज किया गो थ्रू, जैसे वर्ड है वैसे ही यूसेज है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड। रिकॉन्साइल्ड होता है चीजों के अनुसार खुद को परिवर्तन करना। क्या जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे बच्चों को रिकॉन्साइल रहना पड़ेगा, अपने आप उन चीजों से जुटे रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, जुटे रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड। अब रिकॉन्साइल्ड के बाद में हमेशा वर्ड आता है टू द वे, टू द वे, जिस तरीके से रिकॉन्साइल्ड, टू द वे, रिकॉन्साइल्ड होना पड़ेगा, खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंजिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है हर चीज में। अब नॉर्मली सी चीज एक समझने वाली बात है, क्या समझना है भाई, कि एक छोटी सी चीज समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए एक विद्यार्थी रूरल एरिया से, अब रूरल एरिया से है, रूरल एरिया से होने के बाद बच्चे को सपोज कीजिए एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर करना है, बच्चे को खुद को प्रिपेयर करना है, लेकिन आज के दिन वो मॉडर्न एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को नहीं समझता, मॉडर्न एजुकेशन के स्टाइल्स को नहीं समझता। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा मॉडर्न पैटर्न को जब नहीं समझेगा तब तक उसकी तैयारी तो नहीं होने वाली है। तो उसके लिए उसे रिकॉन्साइल्ड होना पड़ेगा, खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, खुद को हर तरीके से बोल्ड करना पड़ेगा। बाय द वे थिंग्स आर चेंजिंग, उन तरीकों से जिनसे परिवर्तन आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हमारे पास फिर से फ्रेजल वर्ब आ गया। पुट ऑफ होता है किसी चलते हुए काम को रोक देना, पुट आउट होता है चलती हुई चीज को बुझा देना, खराब कर देना, पुट अवे बेसिकली अलग करना, पुट इन होता है शुरू से अंत तक किसी चीज में बने रहना। तो हमारे पास फिर से सवाल आ गया, मीटिंग को क्या किया गया, भाई मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। भाई पैसा नहीं मिला, फंड्स नहीं मिले, फंड्स नहीं मिले। जब फंड्स नहीं मिले, पैसा नहीं मिला, तो क्या हुआ, मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ का
मतलब पोस्टपोन कर दिया कि भैया इसे त्याग दो, थोड़े समय के लिए पुट ऑफ कर दो। पुट ऑफ का मतलब होता है प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को कुछ समय के लिए ढील दे देना कि भैया आज नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, पैसा आएगा, फंड्स आएंगे तो ही बात करेंगे, फंड्स नहीं तो बात करने का कोई फायदा भी नहीं, कोई काम नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वर्ड आएगा तो आपको पुट ऑफ का यूज करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर बनता है? बी, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन आता है, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम, बच्चे को समझने में बहुत लंबा समय लग गया, या ये समझने में बच्चों को लंबा समय लग गया टू रिकवर होना है। किस चीज से रिकवर होना है? शॉक से रिकवर होना है। इसके अंदर आपको किसी और प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा प्रीपोजिशन है, किसी चीज से रिकवर होना है। अब ऑलरेडी हमने कहा शॉक से रिकवर होना है, शॉक से रिकवर होना है तो किसी चीज से रिकवर होने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट की जब बात की जाती है, किसी चीज के स्टार्ट की बात की जाती है, बंदा रिकवर कर रहा है, किससे रिकवर कर रहा है? शॉक में था तो शॉक से रिकवर करेगा नॉर्मलाइज की तरफ, तो फ्रॉम शॉक टू नॉर्मलाइज का यूज करेंगे तो आपके सामने सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन होने के साथ साथ इजी भी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 का है कि एट अ ग्रेट लेंथ, बहुत देर तक, दैट नाइट, उस रात, दे डिस्कस्ड, अब डिस्कस तो सब में है, दे डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान, वो ये नोटिस कर रहे थे कि उनका जो प्लान है, उन्होंने जो प्लान बनाया है एक्चुअल में देखने में तो सुंदर है, लेकिन क्या ये प्लान फिजिबल है? क्या ये प्लान फिजिबल है? क्या ये प्लान लागू करने योग्य है? क्या ये लोग मान पाएंगे कि ये प्लान ऐसे भी चलता है? तो सही आंसर क्या बनेगा? सबसे पहला पॉइंट तो अभी हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा कि भाई डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा, अभी याद नहीं होगा तो अभी दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे अभी दोबारा से देख लेते हैं बच्चा, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि क्या डिस्कस के साथ कभी भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जब किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है तो आपके सामने उत्तर बन जाएगा। क्या उत्तर बनेगा बच्चा? उत्तर आपके सामने बहुत आसानी से बन जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो देखते ही उड़ा देना, ऐसे क्वेश्चन आए तो देखते ही उड़ा देना कि भाई ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर बनेगा डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान, डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान, डिस्कस अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस ऑफ द फिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पे जैसे जैसे आते जाएंगे आपकी प्रिपरेशन और बनती जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्टेप्स आगे बढ़ेंगी समझते जाइएगा आपके आंसर्स और ज्यादा बन रहे हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपके सामने पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आगे से रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 17 क्वेश्चन नंबर है, कहता है दे हैव हैड टू पुट के बाद डैश फुटबॉल मैच को टालना पड़ा, फुटबॉल मैच को टालना पड़ा क्योंकि बर्फ पड़नी शुरू हो गई। भाई बर्फ पड़नी शुरू क्या हुई? फुटबॉल मैच को ही टाल दिया। तो पुट के बाद में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन कर देने का मतलब होता है भाई अभी हम आगे काम को नहीं चलाएंगे, पोस्टपोन कर दो, टाल दो, देखते हैं बाद में कितना हो पाएगा, बाद में देखेंगे काम क्या होगा, अभी के लिए इसे टाल दो, अभी के लिए इसे टाल दो। तो पुट ऑफ सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है तारीफ करना। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, अब कॉम्प्लीमेंटेड हिम यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, यानी कि फॉर, यानी किस चीज के लिए किया? फॉर हिज सक्सेस, पर्पस दिखाना है तो फॉर का यूज करना पड़ेगा। आपको ये प्रीपोजिशन इन लेंथ यानी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये वर्ड समझ में आने शुरू होंगे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, तारीफ करी, कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसी चीज के लिए बधाई दी। अब किसी व्यक्ति को आप बधाई देते हैं तो बधाई देने के लिए यू मस्ट हैव एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों बधाई दे रहे हो, क्या लॉजिक है बधाई देने का? तो आपने कहा फॉर हिज सक्सेस ऑन द एग्जामिनेशन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 25 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रखे हैं, फिर हम एरर्स पर आएंगे, एरर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भाई द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर,
द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर, कैटर के बाद डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। जो ड्रामेटिस्ट है, ड्रामेटिस्ट होता है कौन, जो प्ले करता है, लोगों को प्ले करके दिखाता है, प्ले करके दिखाता है। उसे क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस के टेस्ट को समझना पड़ेगा, ऑडियंस के टेस्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, अब कैटर करना है, कैटर करना है, द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर, कैटर। अब उसे क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, उसे एक्टिव होना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, किस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो कैटर, जो कैटर है, कैटर मतलब तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या, टेस्ट। अब किसके लिए, फॉर द टेस्ट, कैटर फॉर द टेस्ट, यानी किस चीज के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा, टेस्ट जानने के लिए कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस कुछ सुनना चाहती है और एग्जामिनर या लोग कुछ तैयार करा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ऑडियंस का टेस्ट लोगों को नहीं पता, जरूरत नहीं पता, तो ड्रामेटिस्ट के प्ले को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो प्ले किसका देखा जाएगा, जो व्यक्ति बातों बातों में ये समझाने की कोशिश करेगा कि भाई हम आपकी बात जानते हैं, हम वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम विद अरिहंत की टीम आपके साथ जुड़ने के बाद वही चीजें डिस्क्राइब करती, वही चीजें डिस्कस करती जो बच्चा सुनना चाहता है। अब इसमें जानकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाते हैं, ताकि जब आपको पता चले कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे लेवल के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 1 मिनट अगर देखते हैं तो ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर, एक चीज ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। सॉरी बच्चा, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन नहीं है, बाय मिस्टेक गलत हो गया। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन होता तो हम 4 लगाते, लेकिन यहाँ पे मस्ट कैटर टू आ जाएगा, डायरेक्शन के लिए आ जाएगा, टू द टेस्ट, तैयार होना पड़ेगा, टू द टेस्ट कैटर। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक पॉइंट हमने जान के बताना है, देखिएगा। बहुत सारी प्रीपोजिशंस ऐसी होती है, बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्टिव और पैसिव के अंदर चेंज होती रहती है। पैसिव वॉइस में बहुत सारी वर्ब होती हैं जो प्रीपोजिशन, एक फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, और एक्टिव वॉइस में बहुत वही प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, वही वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेती है। जैसे सरप्राइज्ड एट वर्ड होता है, नॉन के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं एक्टिव में, लेकिन पैसिव में जब लिखते हैं तो बच्चे को बोलते हैं नॉन टू होना चाहिए, ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू मी, बाय का यूज नहीं होता है, नॉन टू मी। ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, पैसिव में प्रीपोजिशन लेती हैं। इसी पर्पस को बताते हुए मैंने आधा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। असलियत में आंसर आना चाहिए मस्ट कैटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग। अब बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो जरूरी है। आपको पता है इन्फ्लेशन जब आता है किसी भी देश के अंदर, महंगाई जब आती है, तो हर एक देश कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि हर वो मुनासिब स्टेप्स को लिया जाए जिससे क्या कम किया जा सकता हो, जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, नीचे लाया जाए प्राइस को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन इज द राइट आंसर। कम करना है, ब्रिंग डाउन करना है, ब्रिंग इट डाउन, प्राइस को कम करना है। किस चीज को, प्राइस को, किसकी, कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अब वर्ड आता है आई एम सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड होता है मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। किससे, उस व्यक्ति की इनोसेंस से। अब सेटिस्फाइड का इस्तेमाल होता है, तो सेटिस्फाइड के साथ विद आता है, सेटिस्फाइड विद इनोसेंस, सेटिस्फाइड विद इनोसेंस का यूज होता है। आई एम सेटिस्फाइड विद इनोसेंस, सेटिस्फाइड विद पर्सन, सेटिस्फाइड विद समबडी। समबडी, इधर ये इनोसेंस का मतलब है किसी व्यक्ति की इनोसेंस की बात हो रही है, इसलिए विद का यूज किया। सेटिस्फाइड एट का मतलब होता है जब किसी सिचुएशन पर आप सेटिस्फाइड होते हैं किसी से, ये बात याद रखिए। व्यक्ति है, समबडी है, तो सेटिस्फाइड के साथ विद आता है। एट होता है परिस्थिति पर, ये बात देखना। क्वेश्चन नंबर 22 एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेकर आता है। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, मैनेजर तुमसे मिलना चाहता है। किस पर्पज में, पर्पज पे है द थेफ्ट इन द ऑफिस, ऑफिस में जो चोरी हुई है, ऑफिस में जो चोरी हुई है उस रिगार्ड, उस पर्पज पर वो मिलना चाहता है। तो कनेक्शन नहीं आएगा, रेफरेंस नहीं आएगा, विद रिगार्ड टू। क्यों मिलना चाहता है, विद रिगार्ड टू द थेफ्ट इन द
ऑफिस, यानी कि भाई जो चोरी हुई है उस कंसेप्ट पे बढ़ना चाहता है। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, फिर से वर्ड आ गया पुट, मैंने पूरी तरीके से मना कर दिया, डैश विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, इस तरीके के बर्ताव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इस तरीके के बर्ताव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो पुटअप का मतलब होता है टॉलरेट करना, पुटअप का मतलब होता है टॉलरेट करना, कहता है कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी भी ऐसा कोई वर्ड आता है, कभी भी ऐसा कोई कंडक्ट होता है। अब बच्चे को यहाँ पे क्या लगता है कि बच्चे को यहाँ पे लगता है कि प्रीपोजिशन का यूज है, लेकिन सच्चाई में प्रीपोजिशन के यूजेस आप नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेकर आती हैं, और जब फिक्स प्रीपोजिशन लाती हैं तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और बच्चा क्या ढूंढ रहा होता है, इन ऑन एट के यूजेस, लेकिन असलियत में उसे इन ऑन एट ही नहीं ढूंढना होता, बाकी सब कुछ चीजें ढूंढनी होती है, उसे इन ऑन एट ही नहीं ढूंढना, बाकी सभी चीजें ढूंढनी होती है जो फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब का पार्ट होती है। वही चीज हम समझाना चाहते हैं कि आप ये मान के चलते हैं कि यदि अच्छे स्टैंडर्ड की तैयारी करनी है तो केवल इन ऑन एट यूज ढूंढ लो। बच्चा ये इन ऑन एट के यूजेस जो गए सदियों पहले आते थे, यानी बहुत पहले आते थे, अब जो है पैटर्न एग्जामिनर जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में डिफिकल्ट बनाता जा रहा है, और डिफिकल्ट बनाने का एक ही पर्पज है कि बच्चे को अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दो, क्योंकि कल को जब ये व्यक्ति सरकारी नौकरी पर बैठे एक अधिकारी के रूप में सामने आए तो उसको लिखे हुए पत्रों का अर्थ पता हो, लिखे हुए शब्दों का अर्थ पता हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है हमारे पास अगला, क्वेश्चन नंबर 24 है, वी विल हैव टू अटोन डैश आवर मिसडीड। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि वी विल हैव टू अटोन, कहता है वी विल हैव टू अटोन। अब यहां पर अगला वर्ड क्या कहता है, आवर मिस्टीड, यानी कि अपनी गलतियों पर हमें अटोन होना पड़ेगा, अपनी गलतियों पर हमें टोन होना पड़ेगा, अटोन होना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है हमारे पास, क्या है सवाल आता है, वी विल हैव टू अटोन, किस चीज के लिए अटोन होना पड़ेगा, एग्जैक्ट होना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा फॉर आवर मिसडीड, यानी कि हमारी गलतियां अगर है तो हमें सुधारना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होना पड़ेगा किसके लिए, फॉर द मिसडीड। लास्ट फिल इन द ब्लैंक से इसके बाद एरर पढ़ेंगे, थोड़े से और अच्छा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि बच्चे को पता चले। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बैठे हुए तैयारी कर रहे होंगे और उन्हें लगेगा कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रीपोजिशन बोलकर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअल में प्रीपोजिशन बोलकर आपको फिक्स प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए क्लियर की जा रही है क्योंकि हम ये मानकर बैठ रहे हैं कि आप में से जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो हो सकता है एसएससी का एग्जाम पढ़ रहा हो सकता है वो बैंकिंग पढ़ रहा हो सकता है वो किसी ग्रेड 1 ग्रेड 2 के पेपर की तैयारी कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका सुधार करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, सीखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव। अब कंड्यूसिव जब तक समझ में नहीं आएगा उत्तर समझ में नहीं आएगा। द क्लाइमेट इज कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ, डैश गुड हेल्थ। अब नॉट कंड्यूसिव, अब ये जो मौसम है, ये जो माहौल है, ये क्या है, कंड्यूसिव नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है। किस चीज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए कंड्यूसिव नहीं है। अब यहां पर ऑप्शन हमने देख लिया, ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन आता है कहता है कि ये क्लाइमेट जो है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कंड्यूसिव नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। अब कंपैटिबल नहीं है तो सेहत के लिए 2 आवर हेल्थ। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन वाले सेक्शंस को कवर किया। अब फिक्स प्रीपोजिशन वाले सेक्शन को कवर करने के बाद में अब हमारे पास बनता है नेक्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट बनता है जिसके अंदर बच्चा अब हमारे पास आते हैं एरर्स। एरर्स क्या हैं, एरर्स का मतलब होता है दी गई स्टेटमेंट। लेकिन याद रखिएगा बेशक हम एरर्स पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा मेन कंपोनेंट, मेन कंसेप्ट अभी भी एक ही है। मेन कंसेप्ट एक ही है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले। अब क्यों भाई, क्योंकि बच्चे को एक तरीके से हमें कनेक्ट करना है, अपने साथ जोड़ना है, उसे ये दिखाना है रियलिटी क्या है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोच के बैठते हैं कि यार
बेसिकली एग्जाम ही तो है, नहीं करते, दे देंगे प्रीपोजिशन हम ऐसे ही उठा लेंगे। लेकिन जब उसी प्रीपोजिशन में फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं, उसी प्रीपोजिशन में कॉलोकेशंस जोड़ देते हैं, उसी प्रीपोजिशन में कॉलोकेशन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन जोड़ देते, तो बच्चा डर जाता है। तो इसी चीज को टीच करने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए हम आपके साथ में, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिए गए 10 सेकंड, एक बार रीड कीजिएगा, काफी काम बनेगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा। हम अभी पूरे के पूरे लगभग 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, तब जाके एरर का टॉपिक खत्म होगा, एरर का टॉपिक खत्म होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ही विल बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू, वो नहीं है योग्य, ही विल नॉट बी एबल टू, वो योग्य नहीं है, किसके लिए, कॉप अप करने के लिए परिस्थितियों में। तो बच्चा कॉप अप होता है परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करना। जब आपने कॉप अप अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड लगा दिया, तो एग्जामिनर कई बार अनावश्यक प्रीपोजिशन को दे करके बच्चे के सामने एक डाउट क्रिएट कर देता है, और बच्चा क्या पढ़ता आ रहा है, कॉप अप विद, पुट अप विद। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि प्रीपोजिशन आएगा या नहीं आएगा। जब नहीं पता तो सीखिए, हमारे साथ बनिए, हमारे साथ एग्जाम विद अरिहंत की टीम जो है आपके साथ में हर एक बेसिक कंपोनेंट लेकर आती है, जिसमें प्रयास ये रहते हैं कि विद्यार्थी को कंप्लीट और पर्याप्त जानकारी के साथ में सही रास्ता दिखाया जाए, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उसके लिए कभी भी कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास में क्या आंसर बनेगा। एरर इसमें हो गया बच्चा बी बॉम्बे का। अगला सवाल आता है, समटाइम आई गेट एंग्री। अब कई बार मैं उस पर गुस्सा करता हूं, कई बार मैं उस पर गुस्सा करता हूं, उससे नाराज हो जाता हूं। अब नाराज हो जाता हूं अगर व्यक्ति है तो एंग्री विद हर, एंग्री विद हर। अगर व्यक्ति है तो एंग्री विद हर, सिचुएशन है तो एंग्री ऑन द सिचुएशन, एंग्री ऑन द सिचुएशन। नाराजगी है परिस्थिति से तो ऑन, व्यक्ति है तो विद। एक ही वर्ड कई अलग अलग नामों से जुड़ेगा, ये बात याद भी रखनी पड़ेगी। अगला वर्ड है ही वॉज एंग्री एट मी। देखिए वही वाला सवाल आ गया बच्चा, ये वही वाला सवाल आ गया, ही वॉज एंग्री एट मी। मी यानी व्यक्ति, मी यानी व्यक्ति, तो फिर से वही गलती है, एंग्री विद मी, ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज ही थॉट, क्योंकि इसने सोचा, माई रिमार्क वॉज एम्ड बिफोर हिम। कहता है ऐसा लगा जैसे मेरे जो रिमार्क है या जो मेरी बातचीत है या जो मेरे पॉइंट्स है वो बेसिकली उसी पर निशाना साध रहे हैं। इस बात से उसे लगा कि भाई मैं तो आयरनी या सरकाज़म बोलकर सामने वाले की बेइज्जती कर रहा हूं, इसीलिए वो नाराज हो गया, इसीलिए वो चिढ़ गया। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4 नहीं है 29 है। काउंटिंग मेरे को लगा क्लास अभी शुरू हुई है, मुझे लगा क्लास अभी शुरू हुई है भाई। अब सवाल आता है हमारे पास में, द रिपोर्ट्स अबाउट द फेलियर ऑफ द सर्जरी हैव डेटर्ड सम विमेन। अब कुछ महिलाओं को डेटर कर दिया, किस चीज के लिए, डरा दिया। किस चीज की डेटर कर दिया कि भाई जिस महिला की अभी सर्जरी है, जिस महिला की अभी सर्जरी है। अब जिस महिला की सर्जरी है उस सर्जरी से वे महिलाएं पहले ही कांप गई, घबरा गई। क्यों घबरा गई, अरे यार उधर एक गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी के बाद दोबारा कहते हैं ना कि भाई ये रिपोर्ट है फेलियर की, सर्जरी की। अब यहाँ पे कहता है कि जिस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कितने केसेस फेल हुए, कितने केसेस कामयाब हुए ही नहीं सर्जरी के, कामयाब हुए ही नहीं सर्जरी के। तो रिपोर्ट्स अबाउट द फेलियर ऑफ द सर्जरी have deterred some women। deterred यानी डरा दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किस चीज के लिए, फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड आएगा, टू नहीं आएगा। डेटर्ड फ्रॉम, किस चीज से, फ्रॉम। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है और वर्ब में मैंने नॉन फाइनाइट में बताया था, नॉन फाइनाइट के कंसेप्ट में मैंने बच्चे को बताया था कि जब भी आपके सामने टू को छोड़कर कोई और प्रीपोजिशन आ जाती है, टू को छोड़कर कोई और प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसके साथ में सदैव आईएनजी का यूज होता है, उसके साथ में सदैव आईएनजी का यूज होता है। तो इसी बात पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो डेटर्ड फ्रॉम दूर कर देना, डर जाना, घबरा जाना, किसी से, सर्जरी से। अगला सवाल है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया की एजुकेशन के बारे में बात है। इंडियाज एजुकेशन सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ऑन 7%।
अब ग्रो ऑन 7% लिखा है, एक वर्ड आ गया। जब भी आप किसी चीज के रेट की बात करते हैं, इस रेट पर बढ़ रहा है, इस दर पर बढ़ रहा है, तो दर दिखाने के लिए गो बाय आता है। जैसे कहते हैं ना, एप्पल्स आर सोल्ड बाय किलोज, बाय किलोज। बाय का मतलब किसी चीज की यदि मेजरमेंट की यूनिट बतानी है तो यूनिट बताने के लिए बाय का यूज होता है और किसी का यूज नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। इंडिया की एजुकेशन सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, उम्मीद है बढ़ेगी, बाय 7% दिस ईयर, विच इज 2% मोर देन द प्रीवियस ईयर, जो कि 2% से ज्यादा है। पिछले साल 5% थी, इस साल 7% होगी, तो ये बढ़त है वो भी 2% की। तो किसी भी चीज का रेट बताना है, रेट के साथ उसका स्पीड बताना है, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, उसके साथ आप यूज करेंगे बाय। जैसे हम कहते हैं बाइक इज रनिंग एट द स्पीड, तो स्पीड बतानी तो एट आएगा, लेकिन बाय किलो, बाय नापने का यंत्र बाय, ठीक है। अब ओइंग, अच्छा बच्चा ओइंग तो कंप्लीट वर्ड है ही नहीं ना, ओइंग के साथ टू आता है, आपको पता होगा। ओइंग टू का यूज किया जाता है, ड्यू टू, ओइंग टू कारणवश। तो पहली गलती तो हमारे को यही मिल गई, कारणवश, ड्यू टू या ओइंग टू द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट सेट फॉर लिटरेसी रेट फॉर द एज्ड मैन नॉट बी अचीव। यानी कि यहां पर हम मानकर चलते हैं कि लिटरेसी रेट की बात करें तो आज भी बहुत सारे लोगों में वो अचीव नहीं हुआ है। भारत में कहने को हर एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, कहने को हर एक व्यक्ति ग्रेजुएट है, लेकिन जब नाम आता है, नाम लिखने का, नंबर लिखने का, तो उसकी स्नातक की एजुकेशन का पता चल जाता है कि ही इज नॉट सो गुड इन दैट सेक्शन। इतना बढ़िया नहीं है उस परिस्थिति के अंदर, इतना बढ़िया नहीं है उस परिस्थिति के अंदर। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है हमारे पास में। अब अगला सवाल है, सिंस से वाक्य की शुरुआत हो रही है। पहली बात तो सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, लेकिन पढ़ते हैं क्या है, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर। भाई सिंस का इस्तेमाल यहाँ तो गड़बड़ है, सिंस होता है यहाँ पे जैसा कि, लेकिन यहाँ पर कारण बताया जा रहा है, और कारण बताया जा रहा है तो आंसर कारण बताने के लिए आता है, ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर वी कुड नॉट सेट अप फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। कहता है कारण क्या है भाई, मैन पावर की कमी। मैन पावर का मतलब यह है कि भाई 50 लोगों की आवश्यकता है, हमारे पास लोग हैं 4, 5, 3, 2, 1। अब ऐसे में मैन पावर की कमी, रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है जुड़ने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब लोग नहीं है जुड़ने के लिए, लैक है, कमी है, कमजोरी है, तो हम एक कैंप नहीं लगा। तो कारण बताने के लिए ड्यू टू, ओइंग टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार देखिएगा। 35 तक आज हम पढ़ेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, 35 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। कहता है द रिसेंटली इम्पोज्ड ड्रेस कोड हैज एनरेज्ड, एनरेज्ड होता है गुस्सा दिला देना, द फीमेल स्टूडेंट हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक फॉर टुमारो। कहता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया है, सरकार ने या किसी ने, स्कूल वालों ने ड्रेस कोड लगा दिया है। अब ऐसे में वो भड़क गए, अब ऐसे में वो भड़क गए। अब कल से वो क्या कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे या हड़ताल पे जाएंगे। अब ऐसे में कल से जाएंगे। फोर होता है अतीत का समय बताना, फ्रॉम होता है शुरुआत का समय बताना। तो कल से जाएंगे तो फोर नहीं आएगा बच्चा, फ्रॉम आ जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है, द जॉब रिक्वायर्स एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है बहुमुखी, जो व्यक्ति कुछ भी बोल दे किसी को भी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी अमंग विद द एकेडमिक स्किल्स, अमंग विद द एकेडमिक स्किल्स, ये एक सवाल आ गया। अमंग के साथ इन्होंने विद का भी यूज कर दिया। कहता है इस जॉब के साथ में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक्सट्रोवर्ट, मुंह पर बोल दे जो बोलना है, बोलने का टैलेंट बोल्ड होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति होगा एक्सट्रोवर्ट। अलोंग विद होता है, अमंग के साथ पहली बात विद कभी नहीं आता है, पहली गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी क्या है, इधर फिर वर्ड चाहिए या तो अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड विद, बहुत सारे वर्ड आपने सुने होंगे। तो ऐसे में विद का प्रयोग अगर होता है तो अलोंग विद होगा, इसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक बार 10 सेकंड दिए गए, अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद से पढ़कर देखो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से पढ़कर देखो जरा, क्या कहता है भाई। कहता है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर, he was not given the best student of the year award.
as he was not popular among the teachers। अब कहता है ऐसा होने के बाद भी, इंस्टेड ऑफ नहीं, बावजूद होता है इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड होता है के स्थान पर और इन स्पाइट होता है बावजूद। पहले तो इसको ठीक करो, अब पढ़ते हैं। कहता है विनर है, सबको पता है, दिख रहा है कि ये क्लियर कट टू कट विनर है। विनर होने के बावजूद उसे प्राइज नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है टीचर्स के बीच में। तो अब आपने नोटिस किया कि एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर देता है, जबकि इंस्पाइट ऑफ का होना चाहिए। इंस्टेड होता है के स्थान पर और इंस्पाइट होता है बावजूद, यानी रीजन बताना। ऐसा होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, तो इंस्पाइट ऑफ का यूज होता है। तो आज की क्लास में हमने कोशिश करी प्रीपोजिशन के काफी सारे क्वेश्चन सिखाने की, लेकिन एट द एंड में अगर नोट बोला जाए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी सिर्फ आपने इतना सीखा है, अभी केवल इतना सीखा है कि आप ये देख पाए कि क्या क्या होता है। जब आप डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो आशा करते हैं दिया गया जानकारी का जो ये सेशन है आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है और पढ़ना अभी क्या क्या है। तो आगे भी हम ऐसी चीजें लाते रहेंगे, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।